हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर। काउंसलिंग साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं एमएपीसी के स्टूडेंट्स के लिए और सेकंड ईयर के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इन नोट्स को ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं और ये जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है इसकी हेल्प से वो नोट्स आप देखकर और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। फिलहाल ये थर्ड वीडियो है काउंसलिंग साइकोलॉजी के इजी नोट्स का, जिसमें 6 टॉपिक्स हम प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सब वीडियोस रोज देख ही रहे हैं। आज हम क्लस्टर ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर बी एंड सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कुछ टॉपिक रहेंगे। वैसे मेजर टॉपिक आज का यही है, लेकिन इसके अलावा देखेंगे और कितना हम आज कवर कर पाते हैं। वीडियो हमारा लगभग 40 मिनट्स का रहेगा। मैं टाइमर देख के आज वीडियो स्टार्ट करी हूँ। अभी लगभग जो भी टाइम है उसके हिसाब से 40 मिनट्स में मैं ये वीडियो जितना भी पोर्शन होगा वो कवर करूंगी। यहाँ से कुछ चीजें वो आएंगी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट पेपर का, उससे हमने 6 पार्ट्स में किया है। टोटल 6 वीडियोज हैं और उन वीडियोस में डिफरेंट डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने आप लोगों को एडवाइस भी किया था, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू बताया था आप लोगों को कि ये जो भी टॉपिक्स हैं इन्हें आप डिटेल में वहां से पढ़ लीजिए, जिससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप लास्ट मिनट में पढ़ रहे हैं तो जो मैं आज आपको समझाऊंगी वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। ये तब की बात है जब आपके पास अच्छा खासा टाइम रहता है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते होते हैं। पर अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपकी चल रही है, अगर ये वीडियो अपनी एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं, तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप इसी से समझिए। मैं इसी में ही इतना समझा दूंगी कि आपको बात क्लियर होकर ही आप आगे बढ़ेंगे। क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, क्लस्टर बी एंड सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हेडिंग है, लेकिन इसमें मैं पिक करूंगी पहले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसमें भी डिसऑर्डर वर्ड तो आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी बता देती हूँ। कोई चीज जो अपने ऑर्डर से हट जाती है वो डिसऑर्डर होती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसी भी पर्सन की फंक्शनिंग में नजर आते हैं, बिहेवियर में नजर आते हैं। उसके बिहेवियर के थ्रू हमें पता चलता है कि उस पर्सन में कोई अबनॉर्मैलिटी है। ये अबनॉर्मैलिटी ना केवल दूसरे लोगों को इम्पैक्ट करती है, बल्कि सबसे ज्यादा हार्म उस पर्सन को ही करती है जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। जो लोग इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं उनके आसपास के लोग तो बहुत इरिटेट होते हैं कि ये कितना इरिटेटिंग टाइप का है, कितना डिपेंडेंट टाइप का है, ये कितना इमोशनल है, ये लोगों के साथ नहीं घुलता मिलता। इस तरीके की बातें कहना उस पर्सन के लिए बहुत आसान है, लेकिन वो पर्सन क्यों इन अबनॉर्मैलिटीज से सफर करता है, क्यों उसको प्रॉब्लम होती है और कितनी होती है, ये वही समझ पाता है। खैर, क्यों तो वो भी नहीं समझ पाता, पर कितनी होती है जरूर वो फील कर पाता होता है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। एक एक करके बढ़ रहे हैं हम लोग। पहले हमने डिसऑर्डर समझा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर समझा, क्लस्टर्स का मतलब समझ लेते हैं। क्लस्टर्स मतलब ग्रुप की फॉर्म में। कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट कई बार भी नहीं कहूंगी मैं, हर डिसऑर्डर के केस में बात कर रही हूँ। हर डिसऑर्डर की सिवियरिटी, डिग्रीज जिसे हम कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डिसऑर्डर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सेम है, इनके अंदर तो एकदम एक जैसी बातें हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो उनको अलग करती होंगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने ये चीज देखी थी, जैसे पैरानोइया और डिल्यूजन्स के केस में उन्होंने ऐसा देखा था कि ये चीजें हो रही थी। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देखते हैं कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उनको क्लस्टर्स में बांट दिया गया है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लस्टर का मतलब एक काइंड ऑफ ग्रुप हो गया। एक ग्रुप में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आएंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सिमिलर हैं। सेम एग्जैक्टली नहीं हो सकती, फिर तो वो वही डिसऑर्डर हो गया। सिमिलर हैं। फिर दूसरा क्लस्टर हो गया जिसमें कुछ और डिसऑर्डर्स आएंगे जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। फिर इस तरीके से तीसरा। तो ए, बी और सी 3 तरीके के डिफाइन किए गए हैं। DSM-5 के बेसिस पर क्लस्टर्स बनाए गए हैं। अभी इस पर नहीं आ रही हूं मैं, पहले मैं आपको समझा रही हूँ कि क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है और किस तरीके से बनाए गए हैं। तो क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब तो आप समझ ही गए। वो यही हुआ कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो अपनी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते 3 क्लस्टर्स में बांट दिए गए हैं, जिनको हम क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और सी कहते हैं। अब हर एक क्लस्टर में अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स आएंगे। पहले वाला जो डिसऑर्डर होगा उनमें किन किन चीजों की हमें देखने को मिलेगा, ऑड और एसेंट्रिक डिसऑर्डर्स। ये जो डिसऑर्डर्स हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय बिहेवियर्स और थिंकिंग दैट सीम ऑड और एसेंट्रिक टू अदर्स। ऐसे बिहेवियर और थिंकिंग जो दूसरों को बहुत ऑड लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील होती है देखकर, वो कहलाते हैं क्लस्टर ए डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके अंदर ये सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। अब एक काम यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। अगर लास्ट मिनट में देखना है तो करना पड़ेगा। वैसे अगर अभी आप समझ जाएंगे ना कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, तो शायद ना भी करना पड़े, पर अभी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नाम जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं। भले ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में क्योंकि इतने सारे नाम लिखने होते हैं, तो एक तो नाम याद भी होने चाहिए, ये भी बात है।
और दूसरी बात, वो नाम उस कैरेक्टरिस्टिक्स से एसोसिएट करने का काम भी आपको करना है। जैसे अभी हम पैरानॉइड पढ़ेंगे तो मैंने अभी पैरानॉइड का एग्जाम्पल भी दिया था आपको, पैरानॉइड और डिल्यूजन का। तो पैरानॉइड आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या इश्यू होते हैं उसको ध्यान में रखना होगा। ये तब ध्यान में रखना होगा जब आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। कोई चीज बिल्कुल नई आती है हमारे सामने तो थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उन्हीं एफर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ और अलग से आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। तो क्लस्टर ए में जो डिसऑर्डर है पहला, वो है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, इसमें हम क्या देखते हैं, इसका मेन फीचर क्या है। वैसे तो मेन ही फीचर लिखे हैं, फिर उसमें भी मेन बताने की कोशिश करूंगी आपको। इसमें पर्सन को ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट होता है सॉरी, और वो सस्पिशियन फील करता है कि उसको लगता है कि कोई इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई उसको मारना चाहता है, कोई उसका बुरा चाहता है। ये वाली जो फीलिंग होती है ये पैरानॉइड के अंदर देखने को मिलती है। मतलब डिस्ट्रस्ट होगा और उसको लगातार सस्पिशियन फील होता रहेगा। दूसरा है सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, उसको सोशल रिलेशनशिप में बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा, बहुत कम। पर क्या हम हर इंट्रोवर्ट को कह देंगे कि वो सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इंट्रोवर्ट होने में और इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर करने में बहुत फर्क होता है। ऐसा पर्सन सोशल रिलेशनशिप में लैक करेगा और उसको अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को सबके साथ शेयर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन इंट्रोवर्ट होता है तो अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को ना शेयर करे, किसी से बात ही ना करे, ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट की बड़ी गलत डेफिनेशन हमारे यूथ के अमंग चल रही है। जो लोग यूथ से आगे हैं, अडल्ट वगैरह हैं, वो तो समझते हैं इस बात को, लेकिन जो प्री अडल्टहुड में है या जो अभी अभी टीनेजर से बाहर निकल कर आए हैं, उन्होंने एक नई डेफिनेशन बना दी है इंट्रोवर्ट की, जो कि नहीं है, गलत है। तो ये दूसरा हो गया सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तीसरा है सीजोटिपिकल या सीजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी जिसे हम कहते हैं। दिस फीचर सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट्स, कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन एंड एसेंट्रिसिटीज ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे हमें क्या क्या दिखता है, सोशल और इंटरपर्सनल डेफिशिएंसी दिखती है। सोशल डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, लोगों के साथ घुल मिल ना पाने की प्रॉब्लम। आपको कुछ कुछ सिमिलर लग सकता है, लेकिन इसमें इंटरपर्सनल भी है, मतलब किसी के भी साथ नहीं हो पाता है पर्सन, हर दो लोगों के बीच में, मतलब उसका एक भी कोई पर्सन ऐसा नहीं होता है जिसके साथ वो अटैच्ड फील करे या उसको लगे। फिर कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस भी देखने को मिलते हैं, वो चीजों को सही से परसीव नहीं कर पाता, ये भी प्रॉब्लम उसके साथ होती है। और बिहेवियर में काफी एसेंट्रिसिटी देखने को मिलती है, ये सीजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी हमने तीनों चीजें देखी, इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा मिसट्रस्ट वाली सिचुएशन है, ट्रस्ट नहीं करता पर्सन, सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं होता, और सोशल और इंटरपर्सनल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये सब टाइप ए हो गए। ओके, आते हैं क्लस्टर बी। टाइप बी यानी क्लस्टर ए था उसका मतलब कहने का, टाइप ए का। क्लस्टर बी में हम किस तरीके की कैटेगरीज आती हैं, यहाँ पे ड्रामेटिक, इमोशनल एंड इरेटिक डिसऑर्डर्स आएंगे। ड्रामेटिकल में कैसी कैसी चीजें होंगी, यहाँ टोटल 4 दिए हैं। देखिए 4 का मतलब 4 नहीं है, और भी हैं, लेकिन हमने कुछ ही मेंशन किए, क्योंकि सब कुछ नहीं लिखेंगे, वर्ड लिमिट के हिसाब से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनके अंदर बिल्कुल भी लैक ऑफ एम्पैथी देखने को मिलती है, ये बातों को मैनिपुलेट बहुत करते हैं और इनके अंदर बहुत क्रिमिनल बिहेवियर होता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर वो बहुत सारे लोग आते हैं जो दूसरों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी ज्यादा करते हैं, किसी के टुवर्ड सिंपैथी नहीं रखते, एम्पैथी तो बिल्कुल नहीं रखते, और बातों को मैनिपुलेट करके चीजों को करते हैं। तो इनके अंदर ऐसे जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है इसे एंटी सोशल कहते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये ऐसे जो भी इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनमें इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, फिक्स नहीं रह पाते, अपनी बातों पे रिजिड नहीं रह पाते। सेल्फ इमेज अफेक्ट विद मार्क्ड इम्पल्सिविटी, बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी इनके अंदर देखने को मिलेगी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। यहाँ हम किस चीज का फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, इमोशंस का फ्लक्चुएशन देख रहे हैं टाइप बी में या फिर क्लस्टर बी में। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यहाँ पर इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता है इंसान, और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है। इन सब पर डिटेल में बात हो रखी है क्लिनिकल के वीडियोज में, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रही थी कि आप उनको एक बार देखिएगा। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, जहां भी चाहते हैं वहां चाहते हैं कि हर कोई हमें वैल्यू दे, हमें इंपॉर्टेंस मिले, इस तरीके का बिहेवियर जो करते हैं वो लोग हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आते हैं। और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तो बहुत सारे लोग जानते हैं, इनको हमेशा एडमायरेशन की नीड रहती है और ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझते हैं, लेकिन दूसरों के टुवर्ड्स इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। आपने सभी में देखा इमोशनल फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और इमोशंस के बेसिस पर, ड्रामा के बेसिस पर इन्हें क्लस्टर बी में रखा गया है। फिर आते हैं क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में वो डिसऑर्डर्स आते हैं पर्सनैलिटी के जहां पे डर बहुत ज्यादा रहता है, डर बहुत ज्यादा रहता है, फियरफुल और एंशियस डिसऑर्डर्स रहते हैं यहाँ पे।
सबसे पहले आता है एवोइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन। ये बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी बात को कहने से, इन्हें लगता है लोग हमारी बात को रिजेक्ट कर देंगे, पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये इस तरीके के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी हमेशा केयर हो, और बहुत ही ज्यादा कहते हैं चिपकू टाइप का बिहेवियर इनका रहता है, मतलब ये किसी न किसी पर डिपेंडेंट ही रहते हैं, खुद से कुछ नहीं करते, और अगर अकेले पड़ जाए तो बहुत घबरा जाते हैं। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी ओसीडी से जो सफर करते हैं पर्सनालिटी को लेके, उनके अंदर परफेक्शनिज्म बहुत देखने को मिलेगा। उनको लगेगा अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो एंग्जाइटी होने लगेगी, ठीक है। और इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस की कमी देखने को मिलती है, तो ये क्लस्टर सी में आ जाते हैं। ये अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन हुआ है, ये आधा क्वेश्चन हुआ है जो हमने टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि पूछा गया है कई बार, ये बहुत पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया। अभी तक जो आपने पढ़ा वो हमने केवल क्लस्टर व पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ही बताया है आपको कि उस 3 तरीके से होता है। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक चीज बता दूं, ये क्लस्टर बी और सी के जो टॉपिक है, ये बड़े ही वेराइटी ऑफ तरीकों से पूछे गए हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा तरीकों से पूछे गए हैं आपके पेपर में। कई बार बी पर्सनैलिटी जो होते हैं क्लस्टर बी, उनके केवल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, उस या फिर उसके अंदर आने वाले डिसऑर्डर्स हैं उनके कुछ फीचर्स पूछ लिए, सी के पूछ लिए अलग से, फिर इनको इसके संग मिला के पूछ लिया। अभी आप देखेंगे अगले टॉपिक में क्लस्टर बी को मैंने अलग से इसलिए बताया है क्योंकि वो एक बार एक नहीं बार कई बार 10 मार्कर में पूछ लिया गया है। 10 मार्कर में क्लस्टर बी को अकेला पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा और डिटेलिंग करके बता दिया, जिसको मैं तो अभी थोड़ा फास्ट पढ़ा दूंगी आपको, क्योंकि आप समझ गए हैं क्लस्टर बी में क्या हमने देखा, इमोशनल ड्रामा था, तो यही डिसऑर्डर को डिटेलिंग में बताना है वहां पे। तो अब आप एक और चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए क्लस्टर सी के आ जाते हैं डिटेलिंग में, तो आपको इन डिसऑर्डर्स के बारे में समझ होनी जरूरी है, रट के आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको हर एक के अंदर एग्जाम्पल्स लगाने होंगे। जैसे ही इतना जो कंटेंट नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन पर, अगर आपने इस वाले पार्ट को दो एग्जाम्पल्स के संग जोड़ के एक्सप्लेन कर दिया ना, यही जो आपका क्वेश्चन है 6 मार्कर का सेक्शन बी का बन जाएगा। मैं सिर्फ इतने ही टॉपिक की बात कर रही हूँ, उसमें चौथे को कुछ जोड़ने को भी नहीं कह रही हूँ आपसे। तो समझिए इस बात को कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को इसलिए समझना जरूरी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को इसलिए समझना जरूरी है, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने की अगर जरूरत पड़ गई लॉन्ग में, तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि हमने तो क्लस्टर सी बस इतना ही देखा था तो हम तो उतना ही लिख के आएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। अब क्लस्टर बी में वापस आते हैं, क्लस्टर बी को फिर और समझेंगे। दीज आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसमें ड्रामा, इमोशनल, एराटिक बिहेवियर ज्यादा नजर आता है। अब आप देखिए इन्होंने इसी पार्ट को कैसे बढ़ाया, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है ना, जब हमें 6 मार्कर में लिखना है तो यही पोर्शन बढ़ गया, यही चीजें आगे बताई गई हैं, और जो हम आगे बताने वाले हैं उसी को हमने एज एन इंट्रोडक्शन लिख दिया। ये मैंने आपको समराइज करने के तरीके में भी बताया था, शायद आप ही को बताया था, क्लिनिकल के वीडियो में बताया था, फिलहाल बताया था कहीं पर, कि जब हम एंड करते हैं किसी टॉपिक का तो कुछ कंक्लूड करते हुए हमें लिखना चाहिए, पर वो कंक्लूजन कहाँ से लाएंगे, वहीं से लाएंगे जो हमने बीच में इतना सारा लिखा है, उसी के 2-4 कीवर्ड्स उठा के उसको समराइज करेंगे। ये बड़ी काम की बात है, इसी से आपके आंसर इफेक्टिव होते हैं। यही फर्क हो जाता है तो बिल्कुल एकदम से कॉपी पेस्ट करके लिख के आने वालों में और समझ के साथ लिख के आने वालों में। क्योंकि अगर आप इजी नोट्स भी ले रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं बिल्कुल एज इट इज यहाँ क्लस्टर बी से शुरू करूंगा और कंट्रोल पे जाके बात को खत्म कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता ऐसा। आपकी स्मार्टनेस आंसर के साथ वहां नजर आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन नजर आनी चाहिए, वही मैटर करता है। खैर ये सब बातें आगे चलती रहेंगी। फिलहाल क्लस्टर बी में हमने देखा कि इन सब का भी हमने नाम भी लिया था और इनको हम आगे और पढ़ेंगे। अब अब हमने क्या किया, वही बात जो हमने एक लाइन में लिखी थी वो 2 से 2.5 लाइन में हो गई। आप खुद ही देखिए, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमने क्या देखा कि कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिसरिगार्ड फॉर द राइट ऑफ अदर्स, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, डिसाइडफुलनेस एंड ऑफ्टन क्रिमिनल एक्टिविटी। इतनी बात तो वहां भी थी, उसी को लिखा है, लैंग्वेज को बदला गया है। इंडिविजुअल्स विद एपीडी शो लिटिल रिमेरेंस फॉर हार्म कॉज टू अदर्स, दूसरों की केयर नहीं करते। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों को ये डर रहता है कि उनको कोई नकार देगा, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका बिहेवियर इंपल्सिव हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज आ जाती हैं। हिस्ट्रियोनिक में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इतना ज्यादा होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सिचुएशन में बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होते हैं उनको हमेशा एडमायरेशन की नीड होती है, एम्पैथी की कमी रहती है, और ये हमेशा सेल्फ इंपॉर्टेंस के लिए ही मरते हैं। इनको रहता है कि हमें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, और जहां ऐसा नहीं होता है वहां पर उस ग्रुप को ये लाइक नहीं करते, उन लोगों को ये पसंद नहीं करते, उनके टुवर्ड्स नेगेटिव बातें भी करते हैं। ओके, क्लस्टर बी के डिसऑर्डर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी यूज होती है, डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी यूज होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सब यूज होती है।
सिमिलर हम क्लस्टर सी पर्सनैलिटी करेंगे। आपको मेरे ख्याल से मैंने समझाया है तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी, मैं उसी चीज को एलाबोरेट कर रही हूँ, जबरदस्ती नहीं बढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट को लंबा। घड़ी की तरफ भी मुझे ध्यान रखना है थोड़ा। क्लस्टर सी पर्सनैलिटी में हम ये सब आपने नाम अभी देखे थे, मैंने आपसे कहा था कि जब आप इसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे यही 6 मार्कर का बन जाएगा। आप देखिए जो यहाँ से क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमने बात की थी, इसमें पर्सन को जो लगता है रिजेक्ट होने का या क्रिटिसिज्म का फियर रहता है, वो शाय रहते हैं, तो वो बहुत सारी सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, रिलेशनशिप को अवॉइड करते हैं, जिससे उनको रहता है कि हम किसी प्रॉब्लम में ही ना फंसे, इसलिए प्रॉब्लम की तरफ जाए ही ना। ओके, उनको कनेक्शन की डिजायर तो होती है लेकिन वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं ले पाते, और इनके सिम्टम्स में एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है, नेगेटिव फीडबैक से बहुत ज्यादा डरते हैं, नेगेटिविटी सुनने से डरते हैं, क्रिटिसिज्म से डरते हैं। डिपेंडेंट वाले जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते क्योंकि वो तो दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, इनको इमोशनल सपोर्ट और रियश्योरेंस चाहिए होता है बात बात पर, और जब ये अकेले पड़ जाते हैं तो इनको बहुत डिफिकल्टी होती है अपने आप को एडजस्ट करने में, और बहुत ज्यादा फियर भी हो जाता है इनके अंदर, एंग्जाइटी बनी रहती है। ओसीडी वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर इंट्रूसिव थॉट्स, कंपल्सिव बिहेवियर्स नजर आते हैं। ओसीडी इज फोकस्ड ऑन रिजिड परफेक्शनिज्म एंड एक्सेसिव डेडिकेशन टू वर्क और रूल्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वर्क प्लेस पे, मैंने भी देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कोई चीज बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं है, एकदम सही नहीं है, तो उसमें जरा सा भी उनको पॉइंट भर की भी गलती नहीं चाहिए होती है, तो वही परफेक्शनिज्म कहलाता है। परफेक्शनिज्म कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये नाम में ही बस परफेक्ट है, इसके अंदर कुछ परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो लोग परफेक्शनिज्म के टुवर्ड्स ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं वो बहुत सारी चीजों में गलतियां कर बैठते हैं। तो बस मैंने कहा ना, परफेक्शनिज्म में परफेक्ट वो केवल वर्ड में ही है। क्लस्टर सी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हम सीबीटी यूज करते हैं, जो कि इरेशनल थॉट्स को दूर करने में हमें कोपिंग स्ट्रेटजीज वगैरह में हेल्प करता है। अब आप देखिए कि जब यही क्वेश्चन 10 मार्कर में और बढ़ गया तो उन्हीं चीजों को और ज्यादा हमने बढ़ा दिया। अब हमने एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को यहाँ पे, ये जो आपको डिसऑर्डर नजर आ रहा है, इसमें इन्हीं जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकल रहे थे ना, आपने 1 2 3 4 इनको मिलाकर सबसे पहली बार में एक स्टेटमेंट पढ़ा, फिर इन्हीं वर्ड्स कीवर्ड्स को थोड़ा सा पैसिव बनाकर आपने 2 3 2.5 3 लाइन में पढ़ा। अब आप इन्हीं के पॉइंट को और डिटेलिंग कर रहे हैं, बस ये हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए ये टॉपिक मैं बहुत डिटेलिंग नहीं करूंगी, ना ही कुछ बताने वाली हूँ आपको, आप इसको रीड कर लेंगे क्योंकि यही तो समझाया मैंने और 2 बार समझा दिया आपको ये चीज, तो हमारा थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये चीजें हैं। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ मिस किया, मुझे पता है नोट्स मैंने ही बनाए इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या बता रही हूँ आपको क्या नहीं, तो आप उसको मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं वहीं पर आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगी। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम कमेंट करेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, कमेंट पे रिप्लाई जरूर आएगा। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सब बातें हमने पढ़ी थी कि रिलेशनशिप अनस्टेबल रहते हैं, इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है, इन्हें बहुत ज्यादा फियर रहता है कि इनको रिजेक्शन मिल सकता है, और बहुत ज्यादा इंपल्सिव बिहेवियर होता है, यही सभी बातें, इन्हीं को और ज्यादा डिटेलिंग हमने किया है। फिर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अगर आपको सबके हाई की लाइट्स पता है, हाईलाइट्स पता है, की पॉइंट्स पता है, तो आपको उन्हीं को एलैबोरेशन करना है, इसीलिए मैं वापस से जबरदस्ती इसको खींच नहीं रही हूँ, और थोड़ा मैं आपसे भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप इनको रीड करके समझ जाएंगे, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक और यहाँ पे फास्ट हो जाता है क्योंकि वही बात इतनी देर से चल रही है। अब आप देखिए कि अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें कोई भी 2 डिसऑर्डर के बीच में डिफ्रेंसिएशन करने को पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा गया है इसलिए ये नोट्स में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और सीजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है, तो अब इनका तरीका क्या है। 2 तरीके मैंने आपको पहले भी बताया, या तो आप ड्रॉ करके बीच में लेफ्ट राइट में चीजें लिख दीजिए, या फिर आप एक एक करके दोनों को डिटेलिंग कर दीजिए, ये दोनों ही तरीके सही होते हैं डिफरेंस लिखने के। तो हमने सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को भी अभी पढ़ा था, सीजोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को भी पढ़ा था, तो दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, यही तरीका है। सोशल इंटरेक्शन में यहाँ पे जो लोग होते हैं उनमें कमी देखने को मिलती है, ऐसे लोग अकेले होना प्रेफर करते हैं, वो क्लोज रिलेशनशिप या फैमिली के बीच होना पसंद नहीं करते, ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, अकेले रहना पसंद करते हैं। सोशल रिलेशनशिप में डिसइंटरेस्ट रहता है उनको। इमोशनल एक्सप्रेशन की बात करें, इनके अंदर फ्लैट इफेक्ट देखने को मिलता है। फ्लैट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप की एक इश्यू होता है, सिजोफ्रेनिया के अंदर भी एक सिम्टम होता है फ्लैट इफेक्ट, मतलब ये इतना नम हो जाते हैं, इतना ज्यादा चीजों के टुवर्ड्स कोई रिस्पॉन्स ना देना, ये फ्लैट इफेक्ट कहलाता है। दे आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज इमोशनली कोल्ड और डिटैच्ड, ऐसे लोग जो होते हैं किसी भी, अच्छा खुशी की बात पे बहुत ज्यादा खुश ना होना, दुख वाली बात पे बहुत ज्यादा दुखी ना होना, एकदम न्यूट्रल रहना, ये इमोशनल एक्सप्रेशन इनका होता है। और इसकी वजह से इनको सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस में भी काफी लिटिल इंटरेस्ट रहता है। लैक ऑफ प्लेजर,
ये उन चीज़ों में बहुत ही कम प्लेज़र फ़ील करते हैं जो बाकी लोगों जिनमें बहुत ज़्यादा प्लेज़र फ़ील कर सकते हैं। ये इनके अंदर उल्टा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। और सॉलिट्यूड को पसंद करते हैं, अकेलापन इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसी जॉब्स ये पसंद करेंगे जो इनको चीज़ों को अपने आप से करने दें। क्योंकि इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग साथ में हैं या नहीं, ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम बहुत पसंद करते हैं। इस प्रॉब्लम में, इस डिसऑर्डर में कॉग्निटिव और परसेप्चुअल लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा बिज़ारे थॉट्स नहीं होते हैं, नॉर्मल थिंकिंग रहती है। अब आ जाते हैं सिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर, एसटीपीडी बोलते हैं जिसको हम। यहाँ पे सोशल इंटरपर्सनल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, डिस्कम्फर्ट विद क्लोज रिलेशनशिप, बट इट इज ऑफ्टन बिकॉज ऑफ सोशल एंग्जाइटी। ज्यादातर इनको सोशल एंग्जाइटी रहती है ड्यू टू पैरानॉइड फियर्स रादर देन डिसइंटरेस्ट। ये सोशल इंटरेक्शन में इंटरेस्ट तो ले सकते हैं लेकिन स्ट्रगल करेंगे बहुत ज्यादा। इनके अंदर कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन भी देखने को मिलते हैं। किस तरीके से? This includes odd belief or magical thinking that influences behavior and inconsistent with cultural norms. जैसे कि टेलीपैथी में बिलीव करना, सुपरस्टिशंस में बहुत ज्यादा बिलीव करना, ये चीजें इनके संग होती हैं। ओके, जिसकी वजह से इनको कुछ साइकोटिक एपिसोड्स भी देखने को मिल सकते हैं और ये इल्यूजन्स वगैरह भी फील करते हैं, क्योंकि जब दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी तो इल्यूजन्स भी होंगे। इनका बिहेवियर काफी एसेंट्रिक हो सकता है, लोगों को लगेगा बहुत बड़ा सनकी है ये इंसान, है ना, लोगों को ऐसा लगेगा, इस तरीके के बिहेवियर ये कर सकते हैं। और काफी हद तक ये सस्पिशियसनेस को भी फॉलो करते हैं, मतलब इनके अंदर एक पैरानोइया टाइप का चलता है, सेंस ऑफ पैरानोइया। ये फील करते हैं कि दूसरा जो कुछ कर रहा है उसका कुछ तो मकसद है। ये किसी बात को सीधा नहीं लेते, हर चीज इनको उल्टी समझ में आती है और वो काफी बड़ा इनके अंदर एक डिमेरिट देखने को मिलता है। ओके, अफेक्ट की बात करें, while there can be emotional detachment, there might also be inappropriate और constricted affect, जिसमें पर्सन कुछ ऐसा ऑड बिहेव कर देगा जो सिचुएशन के मुताबिक नहीं होगा, तो ऐसे अफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अफेक्ट एक प्रॉब्लम होती है जो सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। कुछ इमोशनल अफेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे अफेक्ट भी होते हैं, अफेक्ट है, इफेक्ट की बात नहीं हो रही है। कुछ ऐसे अफेक्ट भी होते हैं जिसमें पर्सन ऐसा बिहेवियर कर देता है, जैसे भी फ्लैट अफेक्ट देखा आपने। फ्लैट अफेक्ट में क्या था? पर्सन एकदम फ्लैट था, उसका जो टेंडेंसी है वो सही समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या चाह रहा है, क्या उसके दिल में है। तो इस तरीके के इफेक्ट होते हैं जिसमें पर्सन इमोशनल लेवल पर कभी भी प्रॉपर स्केल पे नहीं होता, तो वो भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। की डिफरेंसेस की बात करें, अगर समराइज करा गया है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि ऊपर हम समझ रहे थे और डिफरेंसेस यही है, डिफरेंसेस ही थे दोनों अलग अलग। दोनों में हम आइसोलेशन के लिए मोटिवेशन देखते हैं। ओके, और फिजियोटाइपल में हम ऑड थिंकिंग देखते हैं, परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस ज्यादा देखते हैं। बिहेवियरल प्रेजेंटेशन में सिजोटिपल इंडिविजुअल्स माइट एंगेज इन पेक्यूलियर बिहेवियर और हैव मैजिकल बिलीफ व्हिच आर नॉट फीचर ऑफ सिजोइड पर्सनालिटी। दोनों ही डिसऑर्डर जो है उनमें काफी चीजें हमें कॉमन नजर आती हैं, सोशल विड्रॉल वाली, लेकिन उनके इमोशनल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा फर्क है। आपने देखा कि सिम्टम्स में थोड़ा वेरी करते हैं। अब आ जाते हैं थ्योरी एंड टेक्निक्स ऑफ ड्रामा थेरेपी और इसका काउंसलिंग में क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। डिफरेंट टॉपिक है, अभी तक पर्सनालिटी की ही बात चल रही थी, आपने देखा काफी टॉपिक हमने पर्सनालिटी के साथ में कवर कर लिए। और नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा ये है, एक छोटा सा ब्रेक में लूंगी, आज हमने काफी अच्छे स्पीड में कवर किया है। जिस तरीके से हमारे अभी तक प्रीवियस वीडियो में सिर्फ 3 ही टॉपिक हो पाए थे, उस हिसाब से आज सही चल रहा है। चलिए मैं आ जाती हूँ वापस अपनी क्लास में और इस टॉपिक से मैं लूंगी, जैसे आपने आर्ट थेरेपी को समझा था, मैंने आर्ट थेरेपी में समझाया था ना, वह केवल आर्टिस्टिक चीजों को यूज करके या आर्टिस्टिक मेथड को यूज करके डिफरेंट डिसऑर्डर को ट्रीट करने की बात हो रही थी, काउंसलिंग की बात हो रही थी। बिल्कुल उसी तरीके से ड्रामा थेरेपी है। और ड्रामा थेरेपी आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आर्टिस्टिक में जो लोग आर्ट्स वाली चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो क्राफ्ट, पपेट्री, इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। जो ड्रामा थेरेपी जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी ड्रामेटिक चीजें हो सकती हैं, जितनी भी चीजें ड्रामा से एसोसिएट हो सकती हैं, वो सब इसमें यूज होती हैं। ओके, तो क्या क्या होता है इसमें? ड्रामा थेरेपी की थ्योरी ये कहती है कि एज ए साइकोथेरेपेटिक अप्रोच इंटीग्रेट्स एलिमेंट्स ऑफ थिएटर एंड ड्रामा इनटू द थेरेपेटिक प्रोसेस टू फैसिलिटेट पर्सनल ग्रोथ एंड चेंज। और ये चीज बहुत आसानी से लोगों के संग यूज हो जाती है क्योंकि इसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा कोई भी काम हम किसी पर्सन के साथ करें जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, तो काम आसानी से होता चला जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है साइकोड्रामा। साइकोड्रामा क्या है? इट वॉज डेवलप्ड बाय जैकब एल मेरेनो। साइकोड्रामा यूजेस रोल प्लेइंग टू एक्सप्लोर personal and interpersonal issues, allowing individuals to enact scenes from their life और imagination। इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट्स या इशू क्या क्या है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। जब भी आप किसी पर्सन से किसी चीज के बारे में कोई पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं, उसका परसेप्शन जानना चाहते हैं, तो उससे डायरेक्ट मत पूछिए। जब हम किसी से कहते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो पर्सन अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करने लगेगा। लेकिन अगर कोई सिचुएशन उसको दे दी जाए, उस सिचुएशन में उसको रखा जाए
तो वो कोशिश करेगा, हालांकि वहां पे भी वो बायस्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम इस थेरेपी की बात करें तो यहाँ पर्सन एंजॉय करते हुए चीजों को करता है, तो वो एंजॉयमेंट में वो वाले पार्ट को थोड़ा मिस कर सकता है, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज एंजॉय करते हैं तो हम बहुत रियल हो जाते हैं, ये सच है ना। वैसे अगर आप डांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डांस का वीडियो बना रहे हैं तो आप एक एक चीज पे बहुत ध्यान देंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल बारात वाला डांस कर रहे हैं, फिर ऐसे मस्ती वाला कहीं एंजॉय कर रहे हैं, तो वहां एकदम आप रियल हो जाएंगे। तो यही चीज होती है कि साइको ड्रामा की हेल्प से किसी भी पर्सन के इश्यूज को रोल प्लेइंग की हेल्प से निकाला जाता है। रोल थ्योरी ये कहती है कि इंडिविजुअल्स ऑपरेट विद इन वेरियस रोल्स इन लाइफ। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करते रहते हैं, और ये ड्रामा थेरेपी की हेल्प से हम उन्हीं रोल्स को बाहर निकालते हैं, उन्हीं को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो चीजें उसको लाइफ में ट्रिगर कर रही हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, कोई टीचर है, उसको वो अपनी जॉब में डिससेटिस्फाइड है फॉर सम रीजन, तो जब हम उसको उसी कैरेक्टर में डालने की कोशिश करेंगे, उन चीजों के संग एंजॉयमेंट में लाकर चीजों को कराने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट उसको चुभेगा कि जो चीज उसको ट्रिगर करती है, चाहे उसका वर्क प्लेस हो, एनवायरमेंट हो, लो सैलरी हो, प्रेशर हो किसी वर्क का, या कोई भी बात, वो चीज उस ड्रामा के थ्रू डिपिक्ट जरूर होगी, क्योंकि वो उसके मन की टीस है जो उसके थ्रू बाहर निकलेगी। यही चीज हम ड्रामा थेरेपी में करने की कोशिश करते हैं। तो वो रोल थ्योरी यही कहती है कि वो वाला पार्ट उस पर्सन का उस रोल के थ्रू बाहर निकल कर आएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। एम्बॉडीमेंट। द थेरेपी एम्फसाइजेज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड थॉट्स, एक्नॉलेजिंग दैट द बॉडी होल्ड्स मेमोरीज एंड इमोशंस व्हिच कैन बी असेस्ड थ्रू मूवमेंट एंड एनैक्टमेंट। जब भी किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को पढ़े जाने की कोशिश की जाएगी तो बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे। ड्रामा की हेल्प से हम एम्बॉडीमेंट भी करते हैं, मतलब पर्सन की बॉडी क्या कह रही है, वो क्या एक्ट करना चाह रहा है अपनी बॉडी के थ्रू, क्या एक्सप्रेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेटाफर एंड सिंबल। ड्रामा थेरेपी ऑफ्टन एम्प्लॉयज मेटाफर्स एंड सिंबल्स वेयर पर्सनल इश्यूज कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू नैरेटिव कैरेक्टर्स और सिंबॉलिक प्ले। क्या क्या चीजें उसने यूज करी हैं अपनी पूरी स्टोरी में, हर एक चीज को नोटिस अगर किया जाए तो बहुत कुछ उसके बारे में पता चल सकता है। कैथारसिस एंड इंटीग्रेशन। थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ रोल्स एंड सिनेरियोज इंडिविजुअल्स माइट एक्सपीरियंस इमोशनल रिलीज। कैथारसिस जिसको बोलते हैं अपन अनबर्डनिंग करना, इमोशंस की अनबर्डनिंग करना कहलाता है कैथारसिस। तो जब हम कोई भी इमोशनल रिलीज करते हैं, कोई भी पर्सन करता है, तो उससे हमें एक इंसाइट मिलती है कि उसका अपने बारे में क्या विचार है, क्या वो अपने बारे में सोचता है। कौन कौन सी टेक्निक्स हम ड्रामा थेरेपी में यूज कर सकते हैं? रोल प्ले, इम्प्रोवाइजेशन, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग विदाउट अ स्क्रिप्ट, सडन कोई एक्ट दे दिया जाए, मोनो जिसमें एक्टिंग हो सकती है। स्टोरी टेलिंग, कोई स्टोरी को क्रिएट करना और उसको स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में प्रेजेंट करना। फिजिकल थिएटर, थिएटर की हेल्प से होता ही है, माइम जहाँ पे आ जाते हैं लोग, बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बॉडी रोल को एक्सप्रेशन दिखाते हैं। मास्क वर्क, मास्क की हेल्प से डिफरेंट मास्क लगा के उस तरीके के एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करना। तो मास्क तो वो बात कहेगा, लेकिन बाकी की बॉडी उसकी उस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। पपेट्री इसमें आता है, आपके ड्रामा में आता है, क्राफ्ट में मेरे मुंह से निकला था वर्ड, पर मैं वहां पपेट्री का एक्चुअली यूज यहाँ होता है। पपेट्री तो फिर मूवमेंट हो गया ना, ड्रामेटिक वे में हो गया, पपेट्री आर्ट में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं कुछ बोल बैठी थी तो मुझे पपेट्री देख के ध्यान आ गया। रिचुअल एंड परफॉर्मेंस, बहुत सारी ऐसी एक्शंस और परफॉर्मेंस रिचुअल्स हो सकते हैं जिनको पर्सन कर सकता है। अब इसका काउंसलिंग में क्या यूज है, काउंसलिंग में कैसे हेल्प है? ड्रामा थेरेपी लेस इमिडिएटिंग बना देती है, स्पेशली फॉर दोज हु फाइंड वर्बल कम्युनिकेशन चैलेंजिंग और फॉर चिल्ड्रन। कई बार बच्चों के थ्रू आप बहुत सारी बातों को नहीं निकाल पाते हैं। बच्चा जो होता है बड़ा मासूम होता है, किसी भी उम्र का हो, उससे अगर हमें कोई चीज निकलवानी है तो उसे पता भी नहीं चलेगा जब उसके साथ कोई बड़ा पर्सन ऐसा कर रहा होगा इन चीजों के थ्रू। इंगेजमेंट बढ़ता है बहुत ज्यादा, एक तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आती है, इंगेजमेंट बढ़ता है, काफी फायदा मिलता है, पर्सन का जो इमोशनल लेवल है ना वो अच्छा हो जाता है। होलिस्टिक अप्रोच ये रखता है, माइंड बॉडी इमोशन तीनों को जोड़ के चलता है। सोशल स्किल्स भी एनहांस होते हैं ग्रुप सेटिंग में ड्रामा थेरेपी की हेल्प से। सोशल स्किल, एम्पैथी, ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप की बिहेवियर भी जो है वो डेवलप होता है। एम्पावर्ड फील करता है पर्सन, clients feeling more in control of their narratives, thereby empowering them to redefine their life stories। पर्सन बहुत एम्पावर्ड फील करता है अपनी किसी बात को कहने में, एक्सप्रेस करने में। यहाँ पे थेराप्यूटिक अलायंस भी बिल्ड होता है, एक ऐसा अलायंस, एक बॉन्ड जिसको हम थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच देखते हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बिल्ड भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब ये चीजें होती चली जाती हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी, ड्रामा थेरेपी की हेल्प से हम उसी कल्चर में हम रह के बात करेंगे जिसमें हम हैं। अगर कोई पर्सन इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता, अपनी मदर टंग नहीं जानता है, कोई और मदर टंग नहीं जानता, उसी लैंग्वेज में बात करेगा, तो एक तरीके से उसको अपनी कल्चरल सेंसिटिविटी के टुवर्ड्स भी अंडरस्टैंड करेगा। या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इंग्लिश बोल दिया मैंने, कोई रीजनल लैंग्वेज में जो अगर वो वर्क करता है तो अपनी चीजों से जुड़ा रहता है। ट्रॉमा वर्क, इट प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट वे टू अप्रोच ट्रॉमेटिक मेमोरीज। मैंने आपको बताया हम डायरेक्ट नहीं पहुंच के इनडायरेक्ट पहुंच रहे होते हैं,
तो जो इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, उनको हम वो बाहर निकालने की हेल्प कोशिश कर पाते हैं जो हमें चाहिए। तो ड्रामा थेरेपी में थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है और बहुत ये ऐसी थेरेपी है जो कोई भी किसी पर अप्लाई भले कर ले लेकिन उसके रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा बिना जब तक कोई इसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग होल्ड नहीं करता हो। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मुझे लगता है नेक्स्ट टॉपिक भी आराम से हो सकता है हमारा अभी। नेचर एंड गोल्स ऑफ द एडलेरियन अप्रोच टू काउंसलिंग एंड टेक्निक्स यूज्ड इन दिस अप्रोच। पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि एल्फ्रेड एडलर, उन्होंने ये एडलेरियन अप्रोच दी थी अपने नाम पर, और इसमें इंडिविजुअल साइकोलॉजी का भी जिक्र है जो काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कभी भी आपके सामने टर्मिनोलॉजी आती है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसने दी, एल्फ्रेड एडलर ने दी। एल्फ्रेड एडलर कौन थे? ये एक न्यू साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि न्यू फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है इसमें इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करी हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि एडलेरियन अप्रोच का नेचर क्या है, एग्जैक्टली अप्रोच ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या हैं, और इसकी जो काउंसलिंग है कैसे की जा सकती है, इस अप्रोच का यूज करके काउंसलिंग में हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। कई तरीके की बातें हो गई, आप नोटिस भी कर रहे होंगे। टॉपिक एक है पर उसके अंदर कई चीजों को हमने जोड़ा हुआ है क्योंकि उससे कनेक्टिविटी है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू और खत्म करते हैं, यही लास्ट है टॉपिक हमारा आज का। एडलेरियन अप्रोच जिनको एल्फ्रेड एडलर ने डेवलप किया था, ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी से निकली हुई है, उसमें रूटेड है। एम्फेसाइजिंग द यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन एंड देयर स्ट्राइविंग फॉर सिग्निफिकेंस एंड बिलोंगिंग। ये अप्रोच है दिस व्यूज ह्यूमन बीइंग एज इनहेरेंटली सोशल बीइंग। ये कहते हैं कि जो कोई भी पर्सन होता है वो अपने गोल से मोटिवेटेड होता है, मतलब वो कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहता है। इनका ये मानना था कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस पे फोकस नहीं करते थे, क्योंकि फ्रॉइडियन के बाद इन्होंने वर्क किया था, सिगमंड फ्रॉइड के बाद इन्होंने वर्क किया था, तो ये अपनी थ्योरी में सोशल एनिमल होने पर बड़ा फोकस करते थे। इनका ये बड़ा मानना था कि ह्यूमन एक सोशल बीइंग होता है, राइट। और सोशल इंटरेस्ट नाम का एक चीज भी इन्होंने एक्सप्लेन की थी, अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं, किस चीज के लेके? एडलेरियन थेरेपी कंसीडर्स द होल पर्सन। वो ये मानते हैं कि कोई भी पर्सन जो होता है वो कंप्लीट तब है जब उसके थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, सोशल कॉन्टेक्स्ट सब कुछ एक साथ जुड़ते हैं, तब वो होल है। आप कहें कि केवल बिहेवियर को लेके हम चलेंगे, नहीं, सारी चीजों को ये इंक्लूड करते हैं। इट लुक्स एट हाउ इंडिविजुअल फंक्शन विद इन देयर एनवायरमेंट एंड देयर लाइफस्टाइल चॉइसेस, मतलब सारी चीजों को मिलाकर ये बात करते हैं। सोशल इंटरेस्ट, अभी जिसकी मैं बात कर रही थी, वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंटरेस्ट। जिसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर एक कम्युनिटी फीलिंग होती है कि मैं इस जगह का एक हिस्सा हूँ, इन लोगों के बीच का एक हिस्सा हूँ, जिसकी वजह से वो सोशली कनेक्टेडनेस फील करता है। द गोल हियर इज फॉर इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब जब हम लोगों से जुड़ेंगे, सोशल इंटरेक्शन करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में। मतलब लोगों से जुड़ना भी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमें एज अ सोशल बीइंग वर्क करना चाहिए। ये कहते हैं स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी। He believed that people are driven by a need to overcome inferiority feeling through striving for superiority or success, but in a socially constructive way. इस 3 लाइन का मतलब ये है कि हर पर्सन को अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, और जब भी जितना पर्सन आगे बढ़ेगा उतना उसको फील होगा कि मैं पीछे नहीं हूं। इसका मतलब सिंपल से ये हो गया कि उसके अंदर किसी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रह जाएगी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इस थेरेपी को अप्लाई करने के लिए, एडलेरियन अप्रोच को अगर हम अप्लाई करें, तो कौन कौन से उसके गोल हैं, क्या हम पाना चाहते हैं इस थेरेपी के थ्रू? सबसे पहले ये हमारे अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल को चेंज करने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करती है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम लोगों के बीच जो घुले मिले हैं या लोगों के साथ रहकर जिस तरह से ग्रो कर सकते हैं, हम दूसरों से सीख सकते हैं। इस चीज पे भी ये फोकस करता है कि हम जब लोगों में रहेंगे तभी हम दूसरों से सीखेंगे। अकेला पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता, हम एक सोर्स हैं, हमसे भी दूसरे पर्सन को सीखना है और दूसरे से हमको भी सीखना है, दोनों चीजें जरूरी हैं। तो वो कनेक्शन बना रहना चाहिए, ठीक है, जिससे और किस तरह से हम दूसरों की प्रॉब्लम स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करना है, ऑफ कोर्स। एनकरेजमेंट, अ क्रूशियल गोल इज टू एनकरेज क्लाइंट टू डेवलप देयर पोटेंशियल, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ करेज, सेल्फ वर्थ एंड द एबिलिटी टू एंगेज विद लाइफ चैलेंजेस पॉजिटिवली। हमारी लाइफ का कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए, उसको एक्वायर करने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए, तो वो पोटेंशियल डेवलप करने की कोशिश इस थेरेपी के थ्रू की जाती है। बिहेवियरल चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है कि पर्सन ज्यादा अडेप्टिव हो पाए, सोशली मैच्योर हो, सोशली बेनिफिशियल बने, लोगों की हेल्प करे और लोगों से हेल्प ले भी। फॉस्टरिंग सोशल इंटरेस्ट, लोगों के अंदर सोशल इंटरेस्ट डेवलप होने चाहिए, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम यूं ही नहीं है, दूसरों के लिए यहाँ पर हैं। अब कौन कौन सी टेक्निक इसमें यूज होंगी एडलेरियन थेरेपी में, जिससे कि ये जो हमारी अप्रोच है वो एक थेरेपी की तरह नजर आएगी। कुछ तो ऐसी अप्रोचेस होंगी जिसकी वजह से ये थेरेपी बनेगी।
स्टैब्लिशिंग द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, सबसे पहले तो इसमें एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है जो कि हर थेरेपी में किया जाता है, तो कोई नई बात नहीं है। कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वालिटी चाहिए। हमें उस पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना है, राइट? उसको ये बताना है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके बेटरमेंट के लिए आपके साथ हैं। तो जब पर्सन ऐसा क्लाइंट हमारा फील करेगा तब हम उसके संग आगे चल सकते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या करेंगे? सबसे पहले उसका लाइफ स्टाइल असेसमेंट करेंगे, क्योंकि ये सोशल बीइंग होने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो क्लाइंट एडलर अप्रोच को फॉलो करेगा वो बेसिकली इंसान को सोशल एनिमल तो बना ही देगा अगर वो नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम्स उसके एज अ सोशल बीइंग होने में ट्रबल कर रही हैं, एक परफेक्ट सोशल एनिमल बनने में प्रॉब्लम कर रही हैं, जो भी चीजें उसके आसपास हैं जो उसको बॉदर कर रही हैं, वो सब उसके लाइफस्टाइल असेसमेंट के थ्रू निकाली जाएंगी। लेकिन लाइफस्टाइल असेसमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि हमने बस ये जाना कि वो पर्सन कैसे रहता है, लोगों से कैसे मिलता है, क्योंकि हर इंसान तो अपना बेस्ट वर्जन बताता है। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि पर्सन ये एक्सेप्ट करके आएगा या क्लाइंट ये एक्सेप्ट करके आएगा कि मैं तो लोगों से जब मिलता हूँ तो उन्हें गाली दे देता हूँ। कोई ऐसे नहीं बोलने वाला है। हर इंसान ये कहेगा कि मैं तो ठीक रहता हूँ, लोगों को ही मुझसे प्रॉब्लम रहती है। हालांकि साइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो इससे भी अपने कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे? अर्ली रिकलेक्शंस करेंगे कि वो मेमोरीज में कैसे कैसे हमको बता रहा है कि बचपन की क्या क्या चीजें हैं। फिर फैमिली में कैसे, फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं, लोगों के साथ क्या क्या बिहेवियर है उसका, वो बातों बातों में भी पता चलेगा। वो एक प्रॉपर तरीके से जब हम उसका एस्टिमेशन करेंगे तब पता चलेगा, जो हम क्वेश्चनिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। फिर उस इनसाइट तक हम पहुंचेंगे क्लाइंट के लाइफस्टाइल को लेके, कैसे वो रहता है। लोगों के लाइफस्टाइल से उनके बिहेवियर का, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं बहुत सारी। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को करते हुए लाइफस्टाइल का असेसमेंट करेंगे, जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद हम एनकरेजमेंट करेंगे। मतलब एनकरेजमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अरे बहुत अच्छा तुम तो सब सही करते हो, नहीं। उसको हमको बताना होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपेबिलिटी है और आप कहाँ पे ऐसा कर रहे हो। पॉजिटिव वे में बताना है। जैसे कोई भी पर्सन अगर हमें बता रहा है अपने बारे में, या हमने रिजल्ट निकाला है कि ये जो पर्सन है वो ज्यादा बात नहीं करता लोगों से, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो उसको समझाया जा सकता है कि आप तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इस कमी की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे। तो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर्ड वे में उसको उसको एनकरेजमेंट देना हमें है। हमें ये ध्यान रखना है कि उसको ये नहीं बताना कि तुम में तो ये कमी है, तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम वो भी नहीं कर सकते। नहीं रुकेगा क्लाइंट आपके पास में, और कोई मजबूरी नहीं कि क्लाइंट को रोकना है, जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को रोकना है। दोनों बातों में फर्क है, ठीक है ना। तो जिसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करेंगे, उसकी पास्ट की सक्सेस को भी हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी, उनका यूज करेंगे। फेलियर्स को रीफ्रेम करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई पर्सन के कम्युनिकेशन रिलेटेड हमें इशू लग रहा है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमने उससे इस तरह से बात करते हो लोगों से, इसलिए लोग भाग जाते हैं, तुम्हारे पास नहीं आना चाहते हैं। उसको समझाया जाएगा कि आप तो इस चीज पर अच्छे हैं, मगर आपको इसको इस तरीके से वर्क करना है। और उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिफाइन किया जाएगा, उसके सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रमोट किया जाएगा। तो सब कुछ पॉजिटिव वे में करना है। अब रीओरिएंटेशन एंड री एजुकेशन, बहुत सारे बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत हो सकती है, जिसमें हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं। गोल रीओरिएंटेशन हो सकता है, उसको उसके जो लाइफ गोल है, सोशल इंटरेस्ट हैं, उसकी पर्सनैलिटी से अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसको गाइड करना है कि वो ऐसा इसलिए अचीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये चीजें उससे एसोसिएट नहीं है। उसको डायरेक्शन देने का काम हो गया, जिसमें रोल प्लेइंग भी हम यूज कर सकते हैं कि पर्सन डिफरेंट रोल सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन एक्टर बनना चाहता है, वो ऐसी बात कह रहा है, उसके बातों के थ्रू में पता चल रहा है कि वो एक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक्टिंग की स्किल उसमें नहीं है, या फिर उसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो कैसे एक्टिंग की स्किल सीख सकता है, किस हद तक उसके अंदर वो चीज को है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, रोल प्लेइंग के थ्रू हम उसको बता सकते हैं। एक्टिंग एज इफ मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। इससे भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी कि पर्सन का जो बिहेवियर एटीट्यूड है वो कैसे प्रमोट किया जा सकता है। फिर हम इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, तो काफी लंबा चीजों का सेशन हो जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन भी निकालेंगे कि क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, और थेरेपिस्ट इंटरप्रेट पैटर्न्स, बिहेवियर, ड्रीम्स टू हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइंग मोटिवेशन, कि कैसे ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो और आगे हमारी थेरेपी में वो हेल्प कर सकती है। कुछ होमवर्क भी उसको देंगे, असाइनमेंट देंगे कि आप 3 दिन बाद आएंगे तो इन 3 दिनों में आपको रोज 1-1 घंटे ये करना है। इस तरीके के असाइनमेंट्स देकर उसको बिजी कर सकते हैं। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, क्लाइंट को एनकरेज करना है जिससे कि वो अपने ऐसे बिहेवियर में एंगेज हो जिससे उसको डर लगता है, जिसको वो अवॉइड करता है, जिससे उसे एंग्जाइटी होती है। ऐसे बिहेवियर में आपको धीरे धीरे आके एडजस्ट होना है। जब आप धीरे धीरे एडजस्ट होंगे तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टाइप की चीज हो गई है, जिसमें पर्सन धीरे धीरे अपने फियर को कंट्रोल कर पाएगा। फियर को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर स्पिटिंग इन द क्लाइंट सूप, अ टेक्निक वेयर द थेरेपिस्ट पॉइंट्स आउट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सर्टेन बिहेवियर।
ये भी बताना है कि जो बिहेवियर है अगर आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे तो उसके क्या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं। इससे उसके मन में एक डर भी आएगा, इसलिए भी वो छोड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इसलिए भी उस प्रॉब्लम से रिमूव होने की कोशिश करेगा, खुद को रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो ये जो थेरेपी है फ्लेक्सिबल है, लेकिन हाँ, ये पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा वर्क करती है और इसको कोई भी प्रोफेशनल ही हैंडल कर सकता है। जब हम ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये सब तो हम भी किसी के साथ कर सकते हैं, हर थेरेपी में आपको लगेगा। अभी आप नहीं कर सकते। जब आप इंटर्नशिप करते हैं, लोगों के ऊपर काउंसलिंग करते हैं, इंटर्नशिप का पर्पस यही है आपको एक इन सारी चीजों को, थेरेपेटिक अप्रोचेस को, या जो भी चीजें आप सीखते हैं, जो भी मेथड्स आप सीखते हैं, उनको प्रैक्टिकली आप लोगों पे कैसे कर पाएंगे। इसीलिए इंटर्नशिप जरूरी भी होती है। तो वहीं पर आप इन चीजों को करते हैं इस कोर्स के अंदर, अगर मैं बात करूं तो। बाकी अदरवाइज तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर भी रहे होंगे और बहुत कुछ आप बेहतर जानते होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए यहीं तक मैं रोकूंगी। मुझे उम्मीद है काफी 40 मिनट्स की क्लास लगभग शायद हो भी गई होगी। और आज का जो वीडियो था उसमें मिसलेनियस टॉपिक थे। अगेन आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।